आज का वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है। घास काटने जितना और भैंस का दूध निकालने जितना एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे आप खेतों में घास काटते हो तो बहुत कठिन काम है, भैंस का दूध निकालते हो बहुत कठिन काम है, बहुत आसान काम है ना। आदत आपको हो गया ना, उतना ही आसान तरीके से आज का ये चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सवाल है, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? क्या बार बार एक ही टॉपिक पढ़ेंगे? संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, सतत विकास, ये विकास, वो विकास, फलाना ढेकाना? नहीं, ये हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है मुख्य रूप से दो चीजों को पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे वन को, यानी जो वन होते हैं। जंगल तो सबको मालूम है कि जंगल क्या होता है, लेकिन हम संक्षिप्त में किताबी भाषा में जो एनसीईआरटी आपका चाहता है कि आप वनों के महत्व को समझो, वनों के महत्व को पढ़ो, वनों के क्या क्या लाभ है उनको पढ़ना है। फिर वनों के महत्व को, वनों के लाभ को पढ़ने के बाद हम इससे जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, यानी इससे जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पढ़ेंगे, फिर उनके समाधान को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है भूमि उपयोग और विकास का टॉपिक रहेगा कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका विकास कैसे करना है, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं समस्याओं को पढ़ेंगे और अंत में क्या करेंगे, उनके उपायों को पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए सबसे पहले जो है वनों के महत्व को पढ़ते हैं। तो जंगल तो सबको मालूम होता है जंगल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वनों के महत्व, वनों के लाभ। वनों में वृद्धि वनों में वृद्धि मिट्टी का संरक्षण होता है, यानी जैसे जैसे वनों का वृद्धि होगा वनों का आकार बढ़ेगा। कोई वन इतना एरिया में था, अब इतने से इतना एरिया में होगा। जैसे जैसा उसका विस्तार बढ़ेगा तो उससे मिट्टी का संरक्षण होगा। जैसे जब बारिश वारिश होता है ना तो मिट्टी बहती है, मृदा का अपरदन होगा। लेकिन जब बड़े पैमाने पर जंगल होते हैं, झड़ झंखाड़ होता है, तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं। इसलिए कितना भी बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी बहती नहीं, जिसको हम भूस्खलन कहते हैं वो नहीं होता है, मिट्टी का अपरदन नहीं होता है, क्षरण नहीं, ये सब ही नहीं होते। तो पहले तो सुविधा क्या है, लाभ क्या है, मिट्टी का क्षरण नहीं होता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है। जितना ज्यादा जंगल होगा, पेड़ होगा, पहाड़ होगा, उतने कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब कुछ होंगे। अब सवाल आता है, इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े जीव जंतु होंगे, ये तो हमारे लिए नुकसान है? नहीं, नुकसान नहीं। क्योंकि लोगों को लगता है यार सांप है, बिच्छी है, कॉकरोच है तो मार देते हैं, इंसान को लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक नहीं, फायदे भी हैं। जैसे सांप है, सांप की जो जहर होता है उस जहर से कैंसर का दवा बनाया जाता है, बिच्छू होता है उससे भी दवा बनता है। तो यह मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए कहने के आवश्यक है, इनका होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी समाप्त हो जाए ना तो पर्यावरण का संतुलन समाप्त हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कोई बेकार नहीं है। तो जैव विविधता का संरक्षण करता है, वन्य जीवों का आवास है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है, जितने भी जीव जंतु हैं, जंगली जीव जंतु है, उनको घर देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जो हमारे वाहनों से निकलता है, जो फैक्ट्रियों से निकलता है, क्या करता है, एक तरह से अवशोषण का क्या काम करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब जानते हैं वनों की क्या समस्या है। पहला है वनों की कटाई के दुष्परिणाम। अब वनों को हम काटते जा रहे हैं, उजाड़ते जा रहे हैं, उनको हटाते जा रहे हैं, तो उससे क्या दुष्परिणाम। पहला तो पर्यावरण असंतुलन होगा, बड़े पैमाने पर बाढ़ आना, फिर मृदा का अपरदन होना, भूस्खलन होगा। भूस्खलन बड़े बड़े मृदा का क्या होता है, एक तरह से खिसक बह जाना। जैसे देख सकते हो हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, बड़ी बड़ी चट्टाने टूट के निकल जाती हैं, एक तरह से भूस्खलन होता है, तो भी एक समस्या होती है। तो पर्यावरण असंतुलन होगा, तापमान बढ़ेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाएंगे, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो तापमान ज्यादा होगा। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा गर्मी होगा, जितना कम रहेगा उतना कम गर्मी होगा। इसलिए देखो रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा ठंडा भी होता है। और भी एक कारण है कि सूर्य होता नहीं, इस वजह से सब तापमान ठंडा होता है। तो सूखा सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, वन्य जीव संकट आ गया, मिट्टी क्षरण हो गया, मृदा का क्षरण हो गया, ये तमाम समस्या आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ वनों को कटा कर। तो देख सकते हैं बड़े पैमाने पर आपको सूखा देखने मिल सकता है। ये एक खेत है, इस तरह से देखो कितना सूखा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम कुछ बो नहीं सकते हैं। अब इसका क्या संरक्षण, क्या उपाय क्या है। तो पहला सामाजिक वानिकी, यानी सामाजिक रूप से वन लगाया जाए, देखा जाए। वृक्षारोपण अभियान किया जाए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण लगाया जाए, पेड़ को लगाया जाए। इसलिए देखो सरकार इसमें कदम करती है। वन अधिनियमों का पालन किया जाए, यानी वनों को संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून में, बहुत सारे अधिनियम है कि आप पेड़ नहीं काट सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उसको पालन किया जाए। जन सहभागिता की जाए, यानी बड़े से बड़े पैमाने पर लोग इससे जुड़े और वन का संरक्षण करें। तो पेड़ों को लगाना हो गया, ठीक है।
अब जानते हैं भूमि उपयोग और विकास। तो भारत में भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ आप करते हैं? हम जमीन का उपयोग किस लिए करते हैं? कृषि के लिए करते हैं, बड़े पैमाने पर वन भी हैं, बंजर भूमि में भी है, आवास में भी है, उद्योग में भी है। यानी हमारे घरों में जो घर बना जमीन पर बना, कृषि के लिए जमीन चाहिए, बंजर भूमि कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, आवास में भी, उद्योग में भी है। यानी जमीन का महत्व को समझ सकते हैं। देखो, खेती के लिए वन हो गया, इन सब के लिए क्या भूमि है। अब भूमि से संबंधित समस्याएं क्या है? पहला है भूमि का क्षरण होना, यानी भूमि का बर्बाद होना, भूमि का नष्ट होना, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो बंजर हो जाए, चाहे उसका अपरदन हो जाए, चाहे भूस्खलन हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूमि का एक तरह से क्षरण हो जा रहा है। दूसरा शहरीकरण का दबाव, शहरीकरण का दबाव मतलब इस तरह दे सकते हो, इस तरह भूमि का क्षरण हो रहा है। और इस तरह देखो शहरीकरण का दबाव बड़े पैमाने पर जो जमीन है, इधर देखो जमीन है ना, अब शहरों में बदलती चली जा रही है, अब बदलती चली जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, शहरीकरण का दबाव, जितना शहरीकरण बढ़ेगा उतना बड़े पैमाने पर जमीन कम होगी। ठीक है, और क्या समस्या है? बंजर होती कृषि भूमि। और जैसे जो खेतों में हम यूरिया डाई या जिस तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का, उससे बड़े पैमाने पर क्या भूमि का मात्रा कम हो रही है। एक समय बाद क्या वो जमीन जो है ना बंजर आपको होने को मिल सकता है। हमारे यूपी बिहार में उतना आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप राजस्थान स्थान चलिए, गुजरात में चलिए, वहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर सूखा उखा और बंजर भूमि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये भी एक बड़ी समस्या है। अब समाधान की बात करते हैं। समाधान क्या है? समाधान है भूमि सुधार योजना। जो भूमि सुधार योजना है उसको लागू किया जाए, उसको क्या अच्छे से क्रियान्वित किया जाए। भूमि सुधार में क्या है? कृषि का समान रूप से वितरण हो, उसमें तकनीकी सुधार किया जाए, अन्य चीज़ों को सुधार किया जाए। फिर एक तकनीकी खेती, यानी एक तकनीकी खेती इस रूप में किया जाए, एक तकनीकी खेती आप इस रूप में देख सकते किया जाए, जिससे क्या हो उसका विकास हो। उपजाऊ भूमि का क्या किया जाए? उपजाऊ भूमि का क्या एक तरह से संरक्षण किया जाए। तो कुल मिलाकर उपजाऊ भूमि का संरक्षण किया जाए, जो कानूनी नियम है उसका पालन किया जाए, और भी ये उपाय हैं। देखिए, ये जो समस्या है ना, किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार की समस्या नहीं है। ठीक है, ये पूरे देश स्तर पर, यानी राज्य और केंद्र स्तर पर, यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए बड़े पैमाने पर लोग और सरकारें मिलकर इन समस्याओं को क्या समाधान कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में बड़े पैमाने पर आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। इस ओर क्या है ना, तो आप कहोगे यार हमारे को भूमि के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, हमारी जमीन तो ठीक ठाक है, आपकी जमीन ठीक ठाक नहीं। पूरे देश लेवल पर देखा जाए तो बड़ी समस्या दिन पर दिन आ रही हैं। अब देखिए, संसाधनों का संरक्षण क्यों करें हम? जो हमारे पास संसाधन का संरक्षण क्यों, जैसे भूमि एक संसाधन है, जल संसाधन हो गया, फिर मृदा भी एक तरह से संसाधन हो गया, और तरह के सब संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? कारण सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जो भी चाहे जल हो, चाहे आपकी भूमि हो गई, चाहे कोयला डीजल पेट्रोल कुछ भी हो गया, वो सीमित मात्रा में है। भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी तो उसका उपयोग कर सके। अब जमीन हमारे आबादी देखो भारत की बढ़ती जा रही है, जमीन नहीं ना बढ़ा है, तो उस जमीन का सीमित रूप से उपयोग करना चाहिए। अब जिस बड़ी बड़ी जमीन पर यदि फैक्ट्रियाँ घर ज़्यादा बन जाएगा, तो आने वाले समय में क्या होगा, समस्या होगी। जैसे आप गांव का एग्जांपल लो, देखो गांव में ना लोगों के पास जमीन शहर की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए गांव में जो लोग घर बनाते हैं ना, वो बहुत फैल कर बनाते हैं। मान लो उनके पास अगर इतनी ज़मीनें हैं, तो फैलाव खूब रखते हैं, खूब फैल के बनाएंगे, वो ऊंचाई ज़्यादा नहीं लेते। तो उनको क्या ऊंचाई ज़्यादा लेना चाहिए, हाइट, क्योंकि यदि हाइट लेंगे तो चौड़ाई ज़्यादा नहीं, मतलब उनको ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए। उनको कम ज़मीन पर घर बनाना चाहिए, और उनको कमरे की ज़्यादा हो सकता है तो 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले ऊंचाई बना दें। बाकी ज़मीन को कृषि योग्य या पेड़ पौधे लगा के उसको संरक्षण करना चाहिए, ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसका उपयोग कर सके। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, क्या करते हैं, पूरे एकदम फैल कर बनाएंगे, ऐसा फैल कर बनाएंगे पूरे ज़मीन ही खत्म हो जा रहा है। तो एक तरह से समस्या है ना, आने वाले जो भावी पीढ़ी होंगी उनके लिए तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ज़मीन तो कम हो रहा है ना, आबादी देश का बढ़ रहा है, आपके पास पैसा, आप ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन पूरा देश के क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा ना, क्षेत्रफल तो बढ़ेगा नहीं, आबादी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, समस्या होगी ना आने वाले समय में। तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, भविष्य के लिए सुरक्षित करना चाहिए। पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए, क्यों पर्यावरण संतुलन कैसे? मान लो अगर आप जमीन के लिए बड़े पैमाने पेड़ को काटना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो उससे क्या हो, समस्या होगी ना, तो पर्यावरण असंतुलन होगा और समस्या आएंगी। पहाड़ों को तोड़ रहे हो, अन्य चीज करोगे, तो उससे क्या भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, इस तरह की समस्या देखने को मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और क्या सतत विकास के लिए आवश्यक है भूमि का संरक्षण करना। ऐसा विकास करें कि हमारा विकास हो, आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। इस बात को ध्यान रखें, तो सतत विकास के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप जानते हैं सतत विकास जो है रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन में आया था, ये ब्राजील में है। इसकी जो तिथि है 3 जून से लेकर 14 जून तक ये क्या सम्मेलन चला था, जिसका उद्देश्य था सतत विकास करना, यानी हमें कैसा विकास करें जिससे
जो भी हमारे पास संसाधन है, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, भूमि है, जमीन है, जो है उसका संरक्षण करते हुए उपयोग करें और पर्यावरण को बिल्कुल ना नुकसान पहुंचाए। ये इसका रियो डी जेनेरियो में बात हुआ था कि पर्यावरण को बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाना है, आपको जो चाहिए वो हम ले ले पर्यावरण से, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए रखें। जैसे यदि हमें 10 पेड़ चाहिए तो 10 पेड़ को काट लो, लेकिन उसके जगह 10 पेड़ लगा तो भी दो, ताकि भावी पीढ़ी के लिए तो बचे न। पता है काटते जाओ लगा नहीं रहो तो गलत हो गया। तो उद्देश्य क्या था? सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन लाना, सभी देशों को एक मंच पर लाकर इन सभी समस्याओं को करना। इससे क्या हो? पर्यावरण संरक्षण हो, आर्थिक विकास हो और चीजें हो। तो महत्वपूर्ण एजेंडा क्या था? यह दस्तावेज जिसमें 21वीं सदी पर्यावरणीय संकटों को निपटने के लिए योजना बनाई गई थी, सभी देशों को सतत विकास के लिए बढ़ने पर निर्देश किया था कि आप सतत विकास करें, ऐसा विकास करें कि भविष्य के लोगों के लिए कोई नुकसान ना हो, आप अपने संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग करें। ठीक है, अब आगे देखें, और भी है टॉपिक यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लीजिए। संसाधनों का न्यायसंगत वितरण क्यों जरूरी? अब सवाल है, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण क्यों जरूरी है? भारत जैसे कुछ राज्यों में संसाधन कुछ और क्षेत्र कुछ जगहों पर ही सीमित है, यानी हमारे पास जो संसाधन है केवल कुछ राज्य या कुछ जगह ही सीमित है। जैसे आप राज्यों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो उड़ीसा ले, छत्तीसगढ़ ले, झारखंड ले, वहाँ पर बड़े पैमाने पर संसाधन है, लेकिन फिर भी पिछड़े हुए राज्य हैं। ठीक है, तो उनका ऐसा उपयोग करके उनका विकास हो, बाकी राज्यों का भी विकास हो। इससे आर्थिक समानता बढ़ती है। कुछ जगह पे है, कुछ जगह नहीं है, सही से उपयोग नहीं करोगे तो उससे आर्थिक समानता बढ़ेगी, वहाँ के लोग पलायन करेंगे, वहाँ पर गरीबी बढ़ेगी, तो उससे गरीबी बढ़ेगी, पलायन बढ़ेगा, अपराध जैसी चीज़ होगी। क्या कि हमारे राज्य का संसाधन उठाकर दूसरे राज्य में ले जा रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रही, हमारा राज्य का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय भावना भी होती है ना कि हमारे यहाँ का डीजल पेट्रोल निकाल कर कहीं और ले जा रहा है, हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो उससे अपराध के लिए भी वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे नक्सलवाद हुआ, अन्य चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न होती है। सभी नागरिकों को समान अवसर देने के लिए संतुलित वितरण जरूरी है, और सभी नागरिकों को क्या समान अधिकार देने के लिए चीज़ों के लिए संतुलित वितरण आवश्यक है। इससे संसाधनों का क्या हो सके? न्यायसंगत वितरण। देख सकते हैं गरीबी है, ये एक तरह से लोगों का पलायन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब चलिए पुनरावृत्ति कर लें कि अब तक चैप्टर में हमने टोटल क्या पढ़ा। हमने चैप्टर में टोटल विषय जानकारी क्या पढ़ा? मिट्टी के प्रकार के पढ़ा कि मिट्टी जो होती है जलोढ़ होती है, काली होती है, लाल होती है, पीली होती है, मौसली होती है, पर्वतीय होती है। ये हमने पढ़ा कितने प्रकार की क्या मिट्टी होती है। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि मिट्टी का संरक्षण क्यों जरूरी है। फिर हमने वृक्षारोपण पढ़ा, ढलान खेती को हमने पढ़ा कि वृक्षारोपण करें, ढलान खेती करें, जिससे मिट्टी का संरक्षण हो सके। ये मिट्टियों के हमने प्रकार को पढ़ा, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या वन संरक्षण हमने पढ़ा, सामाजिक वानिकी पढ़ा, कानून का पालन हुआ। फिर सतत विकास को हमने देखा, वर्तमान और भविष्य का संतुलन विकास हो। फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 को हमने एजेंडा 21 को हमने देखा। तो ये टोटल इस चैप्टर में था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम जो है पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न रहे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पूछा गया था, उन सभी PYQ को यानी पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र रहे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र रहे जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने पूछा था, द्वारा जो पूछा गया था, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और भी उससे मिलते जुलते कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 2026 फरवरी 2000 बोर्ड परीक्षा में आपके लिए काम आएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।